नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वीजी नॉलेज में। आज उन दो व्यक्तियों के बारे में बात करने जा रहे हैं जो छोटा राजन पर हमला करने में शामिल थे। बाद में वो बन गए एक दूसरे की जान के दुश्मन। उन्होंने किया दाऊद के इशारों पे काम। जी हाँ, यहाँ बात कर रहे हैं भोलू और शोएब की। भोलू, जिसके बारे में कहा जाता था कि वो भैंस और बैल को उनकी गर्दन पकड़कर उनको नीचे गिर देता था, इतनी उसमें ताकत थी। वहीं शोएब के बारे में कहा जाता था कि वो अपने साथ आर्मी के जवानों को रखता था। ये तो सभी को पता है कि सितंबर 2000 में बैंकॉक के एक इलाके में एक फ्लैट में मौजूद छोटा राजन पर जानलेवा हमला हुआ था, जिसमें छोटा राजन तो बच गया था लेकिन रोहित वर्मा मारा गया था। कराची के डॉन शोएब खान ने छोटा राजन को मारने में दाऊद का साथ दिया था। शोएब खान के साथ इब्राहिम भोलू कसाब नाम का व्यक्ति रहा करता था। वो उसके लिए काम किया करता था। इब्राहिम भोलू लोअर मिडिल क्लास फैमिली से था। वो बस्ती में रहता था। पेशे से भोलू कसाई था। भोलू कभी स्कूल नहीं गया। बड़ा होकर उसने क्राइम की दुनिया को चुना। उसकी फैमिली वालों को नहीं पता था कि एक दिन उनका बेटा कसाई की तरह लोगों को मारेगा। उसकी बस्ती में गरीब पठान, बलोच और कई दूसरी कम्युनिटी के लोग रहा करते थे। लयारी गैंग के छोटे मोटे बदमाश वहां रहा करते थे। अनपढ़ होने के बावजूद वहां के लोग 4 से 5 भाषाएं बोल लिया करते थे। भोलू, जो कभी नहीं पढ़ा, वो आगे चलकर पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन का मेन शख्स बना। भोलू स्टूडेंट बैंक का बड़ा लीडर बना। पॉलिटिक्स की मदद से उसने अपनी भाईगिरी चालू रखी। भोलू का शौक हिंदी फिल्मों को देखने का था। हिंदी फिल्मों में डॉन का किरदार उसको अच्छा लगता था। कहीं ना कहीं उनमें वो अपने आप को देखता था। ड्रेसिंग स्टाइल, बोलने का तरीका, उन फिल्मों को देखकर वो सीखता था। उसका कद इतना नहीं था मगर उसमें चुस्ती फुर्ती बहुत थी। उसकी पर्सनैलिटी डेयरिंग थी। वो किसी से नहीं डरता था। हथियार चलाने में वो बहुत माहिर था। उसके बारे में ये भी कहा जाता है कि वो अपनी बैक किक से दीवार को तोड़ देता था। उसका निशाना बहुत अच्छा था। उसकी चलाई गोली कभी खाली नहीं जाती थी। पॉलिटिकली भोलू एक समय इतना स्ट्रांग हो गया था कि उसकी दोस्ती बड़े बड़े लीडरों से हो गई थी, जिनमें से राणा साहब भी एक थे। वो बहुत बड़े अधिकारी थे। उनको रेस कोर्स का बहुत शौक था। उस पर वो निगरानी रखते थे। कहते हैं बड़े बड़े लीडर भोलू को अपने साथ इसलिए रखते थे क्योंकि उनको लगता था कि वो उनको पुलिस वालों और कमांडो से बेहतर सिक्योरिटी दे सकता है। राणा साहब ने एक दिन कहा कि माहौल बहुत खराब हो गया है। जिया उल हक की मौत के बाद बेनज़ीर भुट्टो की सरकार आने के बाद भोलू को राणा ने कहा कि अब तुम्हारे दुश्मनों की सरकार आ गई है। भोलू बेनज़ीर के भाई मुर्तज़ा भुट्टो के साथ मिल गया था। राणा साहब ने भोलू को सलाह दी कि तुम अफ्रीका चले जाओ, वहां पर मैं तुम्हारा इंतजाम करवा दूंगा। राणा साहब, उनकी पत्नी जिनको भोलू मां समान मानता था, उनके कहने पर वो साउथ अफ्रीका के मोज़म्बिक में पहुंच जाता है। कराची में स्टूडेंट दिनों में मंजर अब्बास नाम के शख्स के साथ इब्राहिम भोलू की दोस्ती हो गई थी। उस दौर में भोलू अपने पास कलाशनिकोवा राइफल रखता था। जिस वक्त दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन की दुश्मनी चल रही थी, दोनों एक दूसरे के लोगों को मार रहे थे, उसी दौर में इन दोनों की लड़ाई में कराची अंडरवर्ल्ड की एंट्री हो जाती है। वहीं जब इब्राहिम भोलू विदेश पहुंचा तो उसको वहां भारतीय बिजनेसमैन मेमन सेठ की सपोर्ट मिल जाती है। मेमन सेठ की मदद से वो मोज़म्बिक में सेटल हो जाता है। कराची के अंडरवर्ल्ड में उस समय एक जैकेट बहुत मशहूर थी। उस जैकेट को कलानिको जैकेट कहते थे। भोलू ज़्यादातर पठानी सूट पहनता था। उसके ऊपर वो ये वाली जैकेट पहनता था। कराची के अंडरवर्ल्ड के लोग जैकेट को एक झटके से खोलकर उसके अंदर से AK-47 निकाल कर अपने दुश्मनों पे हमला कर देते थे। ऐसे ही इब्राहिम भोलू किया करता था। इसी तरीके से उसने कई बार वेपन का इस्तेमाल किया। अपने समय में उसने एक बहुत बड़े स्टूडेंट लीडर पर इसी तरीके से हमला किया था, जिसकी 2 दिन बाद हॉस्पिटल में मौत हो जाती है। जब वो साउथ अफ्रीका जाने वाला था तो वो अपने खास मित्र मंजर अब्बास को साथ लेकर जाता है। वहां जाकर उसकी गैंग का नाम भोलू मंजर गैंग पड़ जाता है। मोज़म्बिक में जाकर उन्होंने मेमन सेठ की मदद से धंधा करना शुरू कर दिया। वो जुए के अड्डे, सोने और ड्रग्स की स्मगलिंग, बार, रेस्टोरेंट, होटल, हवाला के थ्रू पैसा, इन कामों में उतर जाते हैं। उस समय में पाकिस्तान में जनरल मुशर्रफ ने MQM के खिलाफ मुहिम चला रखी थी। इसके कारण MQM के वर्कर्स विदेश भाग रहे थे।
बिजनेसमैन लोग पहले ही अफ्रीका में जाकर सेटल हो गए थे। इसको देख बचे कुचे लोग भी देश छोड़कर विदेश भाग रहे थे। कुछ सालों में ही भोलू मंजर गैंग ने मोज़म्बिक में मेमन सेठ की मदद से अपना दबदबा बना लिया था। ये वो दौर था जब वहाँ नई नई सरकारें आ रही थी, देश नया नया आज़ाद हुआ था, नौकरियां नहीं थी, इकोनॉमी डाउन थी, वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन करप्ट थी, वहाँ के पॉलिटिकल लीडरशिप उससे भी ज़्यादा करप्ट थी। मेमन सेठ के थ्रू इब्राहिम भोलू और मंजर अब्बास ने वहाँ अपने अच्छे रिलेशन बना लिए थे। अगर वहाँ का कोई लोकल शख्स इलेक्शन लड़ता था तो वो ये लोग डिसाइड करने लगे कि कौन इलेक्शन लड़ेगा। जैसे जैसे समय बीतता गया उन्होंने पैसा बहुत कमा लिया था। पाकिस्तान की हुकूमत MQM के खिलाफ जोरों शोरों से अभियान चला रही थी, तो MQM के वर्कर्स जो मोज़म्बिक में पहुंचते थे, वहां की इमिग्रेशन अथॉरिटी और कस्टम अथॉरिटी उन वर्कर्स की पासपोर्ट की कॉपी को भोलू और मंजर को फैक्स कर डालते थे। भोलू को उनके देश में आई नई हुकूमत से अच्छे रिलेशन बिल्ड करने थे, उनको अपनी देशभक्ति दिखानी थी। देश के भगोड़े जो पैसा लेकर क्राइम करके वहां आते थे, उनको भोलू मंजर गैंग पकड़ लेती थी। वो इसकी खबर बाद में पाकिस्तान अथॉरिटी को पहुंचा देते थे। भोलू मंजर के पास पैसा तो था और अब पाकिस्तान सरकार की सपोर्ट भी उनको मिल चुकी थी। उनके हौसले बुलंद हो गए थे। उन्हीं दिनों में मेमन सेठ के कहने पर भोलू और मंजर कई बार दुबई गए। उस समय दाऊद दुबई में ही था। वहाँ मीटिंग होती, दाऊद की सलाह ली जाती। दाऊद के कहने पर इन्होंने मोज़म्बिक के बाद दूसरे देशों में भी दखल देना शुरू कर दिया। सब कुछ दाऊद के इशारों पे चल रहा था। भोलू का कराची, दुबई, साउथ अफ्रीका में आना जाना लगा रहता था। ड्रग्स, सोना, फेक करेंसी, लड़कियां, इनसे जुड़े धंधे में आना जाना लगा रहता था। दाऊद से उसकी अच्छी बनने लगी थी। मीटिंग के दौरान दाऊद की एक और शख्स से मुलाकात हुई। वो था शोएब खान। कराची में वो नया नया उभर रहा था। शोएब खान दाऊद का फैन था। उसके काम करने का तरीका दाऊद की तरह था। वो उसके नक्शे कदम पर चल रहा था। शोएब ने पाकिस्तान की एजेंसीज के साथ अच्छे लिंक बना लिए थे। कहते हैं जब भी उसको अपने ऊपर मौत का खतरा मंडराते दिखता था तो वो आर्मी की तरफ से अपने सिक्योरिटी गार्ड मंगवाता था। बिना किसी रिकॉर्ड के वो रेंजर्स आते थे। एक बार जब उसको कोर्ट में जाना था तो उसने ब्रिगेडियर साहब को बोलकर रेंजर्स बुलवाए। उस पर वहां फायरिंग भी हुई थी जिसमें कई लोग जख्मी हुए। कोर्ट में जब गोलीबारी हुई थी तो रेंजर्स ने भी हमला किया, जिसके बाद खबरें छपी। इंक्वायरी के बाद पता चला कि रेंजर्स की वहां कोई ड्यूटी नहीं थी। इसके बाद करीब 7 रेंजर्स को कोर्ट मार्शल कर दिया गया। कहा तो ये भी जाता है कि एक बार रहमान डकैत ने भी शोएब पर हमला किया था, जिसमें कई पुलिस वाले मारे गए थे, लेकिन शोएब की किस्मत अच्छी थी कि वो बच गया। शोएब खान दाऊद को अपना बड़ा भाई समझता था। वो दाऊद के इशारों पर काम करने लगा। उन्होंने अपना धंधा बढ़ाया। ये लोग बहुत अमीर हो चुके थे। इनकी जिंदगी ऐसे जा रही थी, अगर इनकी सुबह साउथ अफ्रीका में होती थी तो शाम दुबई में। सरकार, लोगों और गैंगस्टर्स में इनके नाम का बोलबाला होने लगा था। 1999 के आते आते जब इनको लगा कि इनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता तो फिर इनको छोटा राजन के तरफ से खतरा मंडराने लगा। छोटा राजन ने साउथ अफ्रीका में अपने लोगों को एक्टिव कर दिया। उसको पता चल गया था कि दाऊद की मदद से ये भोलू मंजर अपना धंधा बढ़ा रहे हैं। वहाँ बहुत से लोगों को मारा जाने लगा। वहाँ बहुत खून खराबा मच गया था। बताया जाता है कि 21 से 22 लोग भोलू मंजर और छोटा राजन के लोग गैंग वॉर में मारे जा चुके थे। कई बेगुनाह लोग इसकी चपेट में आ गए थे। लड़ाई इतनी बढ़ गई थी कि दाऊद ने मीटिंग की। वहाँ तय किया गया कि कैसे छोटा राजन को रास्ते से हटाया जाए। अफ्रीका में भोलू मंजर ने करीबन 10 साल काम किया। पैसा और रुतबा पाने के बाद वो सऊदी जाकर हज करके आता है। वहां से आने के बाद उसके नाम के आगे हाजी लग जाता है। लोग उसको अब हाजी इब्राहिम भोलू के नाम से जानने लगे। 2000 में शोएब ने भोलू को कराची में बुलाया। शोएब के साथ दाऊद छोटा राजन पर हमले को लेकर पहले ही बात कर चुका था। दाऊद के लोग मुंबई में पहले ही जाकर छोटा राजन की रेकी कर चुके थे। भोलू हथियार को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में माहिर था। भोलू के दाऊद से अच्छे लिंक थे, तो वो छोटा राजन हमले में दाऊद से पैसा लेने से मना कर देता है। मगर दाऊद डॉन के साथ साथ बिजनेसमैन भी था। उसको पता था कि कोई भी काम हो पैसा तो लगता है। दाऊद ने शोएब को 5 करोड़ रुपए की सुपारी दी।
इसके बाद शूटर्स को तैयार किया गया। भोलू और शोएब खान में कराची में मीटिंग होती है। भोलू ने शोएब से शर्त रखी कि शूटर्स मेरे होंगे और उनको पैसा आप दोगे। बताया जाता है कि 3 शूटर्स भोलू की मर्जी से हायर किए गए थे। हथियारों को पहले ही बैंकॉक में पहुंचा दिया गया था। शूटर्स के ठहरने का बंदोबस्त कर दिया गया। दाऊद का सिग्नल मिलने के बाद 15 अगस्त 2000 को पाकिस्तान से शूटर्स बैंकॉक कदम रखते हैं। वहीं मुन्ना झिंगाड़ा और उसके साथी उनसे अलग जाते हैं। भोलू और उसके लोग अलग अलग फ्लाइट से वहां जाते हैं। एक ग्रुप में जाना कहीं ना कहीं रिस्की था। 14 सितंबर को भोलू और उसके साथी साथ में मुन्ना झिंगाड़ा वो 3 पीस सूट पहनकर छोटा राजन को मारने पहुंचते हैं। रात के 9:30 बजे का समय था। रोहित वर्मा अपनी फैमिली के साथ वहीं था और छोटा राजन भी वहीं ठहरा हुआ था। थाई यंगस्टर्स के हाथों में 2 से 3 बड़े बड़े केक के बॉक्स दे दिए गए। साथ में सूट बूट पहनकर भोलू गैंग और मुन्ना वहीं थे। वॉचमैन को उन पर कोई शक नहीं हुआ। फर्स्ट फ्लोर के दरवाजे पर जाकर डोरबेल बजाई जाती है। पाकिस्तान की मीडिया के मुताबिक रोहित वर्मा ने जैसे ही दरवाजा खोला, भोलू फायरिंग करते हुए अंदर घुसता है। उसके बाद सभी अंदर घुस जाते हैं। इतने में रोहित वर्मा कुछ समझ पाता, उसको गोलियों से छलनी कर दिया गया। उसकी पत्नी जब उसको बचाने पहुंची तो उसको भी एक गोली लग जाती है। नौकरानी उसकी छोटी बच्ची को लेकर किचन में छिप जाती है। छोटा राजन शूटर्स को कहीं नजर नहीं आता। भोलू और उसके शूटर्स ने देखा बेडरूम का दरवाजा बंद है तो उन्होंने दरवाजे के लॉक पर फायरिंग की। दरवाजा खुल जाता है। दरवाजा खोलकर देखा तो छोटा राजन अंधेरे में पीछे वाली खिड़की से जंप कर रहा है। जंप करते देख उस पर गोलियां चलाई गई। 2 गोलियां छोटा राजन को लगती है, एक पेट में और दूसरी राइट थाई में। तब तक राजन नीचे कूद चुका था। जिस खिड़की से राजन कूदा था उस बिल्डिंग का पूरा चक्कर लगाकर उनको जाना पड़ता। गोलियां चलने के बाद वहां के आसपास के लोगों को पता चल गया था अगर भोलू, मुन्ना और दूसरे शूटर्स ज्यादा देर वहां रुकते तो पकड़े जा सकते थे। इसको देखते हुए वो वहां से भाग जाते हैं। कुछ समय बाद मुन्ना और उसके साथी पकड़े जाते हैं, मगर भोलू और उसके शूटर्स कराची भागने में कामयाब हो जाते हैं। 2000 में मुन्ना पकड़ा गया। 2011 में उसकी बेल हो जाती है। इंडियन गवर्नमेंट ने उसको भारत लाने में पूरा जोर लगाया, मगर उसको लाया नहीं जा सका। कहते हैं दाऊद और छोटा शकील ने मुन्ना को बचाने के लिए पानी की तरह पैसा बहा दिया था। मुन्ना पाकिस्तान आने में कामयाब हो जाता है। दोस्तों, मुन्ना झिंगाड़ा पर बना वीडियो का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। जिसको देखना हो वो देख लीजिएगा। भोलू जब कांड करने के बाद कराची पहुंचा तो लगभग 3 महीने वहां टेंशन का माहौल बना रहा। दाऊद ने इसको लेकर शोएब से कहा कि तुम्हें काम दिया गया था उसको पूरा क्यों नहीं किया गया। शोएब ने कहा इसमें आपके भी लोग थे तो नाकाम आपके भी लोग हुए हैं। वहां मीटिंग में सवाल जवाब चलते रहे। शोएब इसको लेकर काफी परेशान था। उसको दाऊद से नहीं भोलू से शिकायतें थी। इसको लेकर शोएब का भोलू से झगड़ा होता है। इनकी बहसबाजी होते होते 3 महीने बीत गए। भोलू ने कहा मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए, लेकिन वो 3 लोग जो प्रोफेशनल शूटर्स हैं, जिनका पैसा लेकर काम करने का धंधा है, उनको आपको पैसा देना चाहिए। उनका मिशन फ्लॉप होने की वजह से शोएब भोलू को पैसा देने से मना कर देता है। शोएब चाहता था कि वो दाऊद के सारे पैसे वापस करके अपनी उससे बनाकर रखे। वहीं भोलू और उसके लोगों का कहना था कि जो ये मिशन फ्लॉप हुआ है वो दाऊद के लोगों की वजह से हुआ है। उस मकान की घेराबंदी होनी चाहिए थी जो कि दाऊद के लोगों का काम था, वो उन्होंने नहीं किया। आखिर में भोलू ने उन 3 शूटर्स को अपने पास से पैसा दिया। यहाँ से भोलू की शोएब से दुश्मनी शुरू हो जाती है। शोएब डायरेक्टली भोलू से रिश्ते खराब नहीं करना चाहता था। कहीं ना कहीं वो भोलू से डरता था। दोनों को डर था और दोनों को एक दूसरे से अपनी जान बचानी थी। शोएब ने 8 जनवरी 2001 को भोलू को अपने घर बुलाया। भोलू अपनी जापानी SUV गाड़ी लेकर उसके घर पहुंच जाता है। भोलू को यह था कि अगर कोई भी ऐसी वैसी हरकत हुई तो मैं शोएब को मार डालूंगा, मगर भोलू नहीं जानता था कि शोएब के लिंक इंटेलिजेंस एजेंसी वालों के साथ हैं। रेंजर्स हर वक्त उसके साथ रहते हैं। जब भी शोएब को अपने ऊपर खतरा मंडराते दिखता था तो वो उनको पहले ही बुलाकर रखता था। ऐसा ही उसने उस दिन किया। शोएब को पता था अगर आज कुछ नहीं किया तो आने वाले समय में ये उसके लिए खतरा बन जाएगा। शोएब के घर पहुंचने के बाद फिर भोलू कभी नहीं दिखा।
वो कहाँ गया किसी को कुछ पता नहीं चला। शोएब के घर से कुछ घंटों बाद भोलू की गाड़ी कराची एयरपोर्ट के पार्किंग लॉट से मिली। जब उसकी तफ्तीश हुई तो पता चला उसमें ट्रैकर लगा हुआ था। ट्रैकर की मदद से पता चला कि 8 जनवरी को इतने बजे से इतने बजे तक ये गाड़ी शोएब खान के घर नीचे खड़ी थी। मंजर अब्बास और भोलू के भाई उसका पता लगाने में लगे थे। उनको शक था कि कहीं ना कहीं इसमें शोएब का ही हाथ है। शोएब खान को पुलिस ने भोलू केस में नामजद कर दिया, लेकिन वो अरेस्ट अभी भी नहीं हुआ था। मंजर और उसके लोगों ने देखा कि पुलिस इसमें ज्यादा हाथ पैर नहीं मार रही। मंजर अपने साथियों को तैयार करता है। शोएब को डर था कि उसको पुलिस कभी भी अरेस्ट कर सकती है, तो उसने एंटीसिपेटरी बेल लगा दी। 15 अगस्त को उसकी तारीख थी। उसको पता था उस पर कभी भी हमला हो सकता है, तो वो अपनी पहुंच से 5 से 4 पाकिस्तान आर्मी के रेंजर्स को अनऑफिशियली कोर्ट में बुलाकर रखता है। जैसे ही शोएब खान अपनी गाड़ी से कोर्ट में पहुंचा तो उस पर हमला कर दिया गया, मगर रेंजर्स ने भी हमलावरों पे जवाबी कार्रवाई करते हुए फायरिंग की। शोएब बच जाता है। इस फायरिंग में कई लोग जख्मी हुए। शोएब खान इसके बाद अंडरग्राउंड हो जाता है। जून में उसने अपने वकीलों से डिस्कस किया, जिसके बाद वो जेल जाने का फैसला ले लेता है। उसको लगा था कि जेल में वो महफूज रहेगा। जेल से उसको अगली तारीख पर कोर्ट में आना था। पुलिस की कड़ी सिक्योरिटी में उसको कोर्ट लेकर जाया गया। मंजर और उसके साथियों ने टाइट सिक्योरिटी को देखकर अपने पांव पीछे कर लिए। भोलू के साथ रहकर मंजर काफी शातिर हो गया था। मंजर ने लयारी के सबसे खतरनाक गैंगस्टर रहमान डकैत के साथ हाथ मिला लिया। कहते हैं रहमान को शोएब की 2 करोड़ की सुपारी दे दी गई थी। रहमान को शोएब से अपना पुराना हिसाब भी चुकाना था। रहमान भोलू की इज्जत किया करता था। रहमान को 1 करोड़ रुपए एडवांस में दे दिए गए। एक दिन जब कोर्ट की तारीख के बाद शोएब खान को वापस जेल ले जाया जा रहा था, तो कुछ दूर चलने के बाद रहमान के लोग पुलिस के काफिले को रोक लेते हैं। 5 शूटर AK-47 लेकर रोड पर खड़े हो जाते हैं। जैसे ही पुलिस स्क्वाड शोएब खान को लेकर आई तो गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी गई। जिस गाड़ी में शोएब बैठा हुआ था उस गाड़ी में से भी फायरिंग की गई। शोएब की किस्मत अच्छी थी कि वो बच गया, मगर 3 पुलिस ऑफिसर्स मारे गए। शोएब जख्मी हो गया। उसको हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। शोएब ने अपनी सिक्योरिटी को देखते हुए अपने मर्जी का हॉस्पिटल चुना। हॉस्पिटल में सिक्योरिटी और ज्यादा हाई कर दी गई। कुछ दिनों के बाद शोएब खान हॉस्पिटल से भाग जाता है। 2001 से लेकर दिसंबर 2004 तक वो अंडरग्राउंड रहा। उसके जुए शराब का धंधा धड़ल्ले से चल रहा था। अपने धंधे की कमाई से वो पुलिस वालों को बड़ी रकम हर महीने पहुंचाता था। अचानक से खबर आई कि शोएब खान लाहौर में अरेस्ट हो गया है। मीडिया के हवाले से पता चला कि वो आर्मी के ब्रिगेडियर के घर में छिपा हुआ था। कराची पुलिस की टीम लाहौर पहुंचती है, लेकिन पुलिस कैंट के अंदर नहीं जा सकती थी। पुलिस वालों ने मीडिया को बुलाया और उनको ये बताया कि हम इसको एयरपोर्ट लेकर जा रहे हैं, वहां से कराची लेकर जाएंगे। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं था। पुलिस का कोई और प्लान था। ऑफिसर्स ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि शोएब को ले जाते समय पहले कई बार उन पर हमला हो चुका था। लाहौर पुलिस की मदद से 2 गाड़ियां, साथ में बहुत सारे ऑफिसर्स, बॉडीगार्ड्स उसको बाय रोड कराची लेकर जाते हैं। लोगों और मीडिया की नज़रें कराची एयरपोर्ट पर थी। वहीं तब तक शोएब खान पुलिस हेडक्वार्टर कराची पहुंच गया। इसके बाद उसका रिमांड लेकर उसको जेल में भेज दिया जाता है। जनवरी 2005 में शोएब खान जेल में बीमार पड़ जाता है। खबर आई कि उसको हार्ट अटैक आया है, जिसके बाद उसको हॉस्पिटल ले जाया गया, मगर रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। खबर उड़ने लगी कि शोएब को जहर दिया गया। इसको लेकर इंक्वायरी हुई। मरने से पहले भोलू केस को लेकर शोएब खान ने जो स्टेटमेंट दिया उसको सुनकर किसी के भी होश उड़ जाएंगे। 8 जनवरी 2001 को जब उसने भोलू को मिलने के लिए बुलाया था तो भोलू पूरे गुस्से में था। शोएब ने कहा कि मैं उसको गुस्से में देखकर बिल्कुल गुस्से में नहीं आया। मैंने दिमाग को ठंडा रखा। मैंने उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया और कहा, तू चिंता मत कर, तेरे पैसे हम देंगे, मगर उसके लिए दाऊद से मिलना पड़ेगा। भोलू ये सुनकर अपने गुस्से पर काबू कर लेता है। वो किसी न किसी तरीके से दाऊद से मिलना चाहता था, मगर शोएब खान शायद उसको अपने जाल में फंसा रहा था। शोएब खान के साथी नीचे बैठे थे। जहां दोनों भोलू और शोएब बात कर रहे थे वहां कोई नहीं था। इसको देखकर भोलू शोएब पर और ज़्यादा भरोसा कर लेता है।
शोएब उसको शराब पिलाता है। शोएब ने बहाना लगाया कि दाऊद का मैसेज आता ही होगा, जैसे ही मैसेज आएगा हम उसके पास चलेंगे। जब भोलू पूरा नशे में हो गया तो उसको गाड़ी में बैठाया गया। गाड़ी में 4 लोग और थे। भोलू को कहा गया कि तेरे हाथ बांधने पड़ेंगे। जब उसने हाथ बांधने का कारण पूछा तो उसको कहा गया कि तू बहुत गुस्से वाला है, अगर दाऊद ने कुछ बोल दिया तो तेरी वजह से हम सब मारे जाएंगे। भोलू नशे में था, वो हाथ बंधवाने के लिए मान जाता है। उसके सर को काले कपड़े से ढक दिया गया। भोलू को कहा गया कि दाऊद नहीं चाहता उसकी जगह का किसी को पता चले। गाड़ी चल पड़ती है। कुछ देर बाद गाड़ी रुकती है। उसको एक घर में ले जाया गया जो कि खाली पड़ा था। वो घर शोएब के किसी पुराने दोस्त का था। उसको तरीके से कुर्सी पर बैठाया गया और कहा अब थोड़ी ही देर में दाऊद आने वाला है। भोलू को कुछ अटपटा सा लगा। उसने अपने हाथ खोलने की कोशिश की। भोलू के बारे में कहा जाता है कि उसमें बहुत ताकत थी, लेकिन उस समय वो रस्सी खोलने में कामयाब नहीं हो सका। कुछ घंटे बीत जाने के बाद वहां मौजूद शोएब के लोगों ने रस्सी भोलू के गले में डाली और रस्सी को पूरी ताकत से खींच दिया। बाद में उस रस्सी को पंखे से बांध दिया। उसको पंखे से लटका दिया गया। सभी लोग वहां से निकल जाते हैं। उनको लगा अगर पुलिस वाले या भोलू के दोस्त उनका पीछा करते करते आते हैं तो उनको लगे कि भोलू ने आत्महत्या कर ली है। भोलू के हाथों को खोल दिया गया, काला कपड़ा हटा दिया गया और नीचे कुर्सी रख दी गई। भोलू की गाड़ी को कराची एयरपोर्ट के पार्किंग में खड़ा कर दिया गया। जब 2 दिन के बाद भोलू की लाश का किसी को कुछ पता नहीं चला तो उन्होंने भोलू की बॉडी को वहां पड़े चूने के ड्रम में पानी भरकर उसकी लाश को उसमें गिर कर ऊपर का ढक्कन बंद कर दिया। सभी वहां से निकल जाते हैं। कुछ दिन बाद जब वो फिर वहां आए तो वहां उन्होंने देखा कि बॉडी की हड्डियां बाहर आ चुकी थी। बड़ी हड्डियों को थैले में रखा गया, फिर उसको कब्रिस्तान में फेंक दिया गया। छोटी हड्डियों को पीछे बैकयार्ड में गाड़ दिया गया। ये कन्फेशन पुलिस के सामने शोएब ने किया था, जिसको लिखा और वीडियो रिकॉर्ड भी किया गया था। पुलिस ने उन जगहों से भोलू की हड्डियों को निकलवाया और जांच में पता चला कि ये भोलू की ही बॉडी है। पुलिस रिमांड में शोएब को कहते हैं चोटें लगी थी, उसको सांस लेने में प्रॉब्लम चलते देख जेल के हॉस्पिटल में उसको भर्ती करवा दिया गया। बताया जाता है उसने जेल के हॉस्पिटल में ही दम तोड़ दिया था। बाद में उसको बाहर के हॉस्पिटल में ले जाया गया था। तो दोस्तों ये थी भोलू और शोएब की जिंदगी से जुड़ी कुछ बातें। अब तक के लिए इतना ही। तो नमस्कार दोस्तों।